बताओ बताओ मोहम्मद अली। यार वो उसमें मुझे ऐड कर दें। सर वो को ग्रुप है भाई सर को ना वो ट्विंस ग्रुप में ऐड कर दो। जिस में आगे थे जम्मट साहब, तो मैंने कहा आपके डिपार्टमेंट की क्लास है, तो सर की बात सुन रहा था। अच्छा अच्छा जी। वो सर आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं जी बेटा। वो को ग्रुप है वो जी। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? वो ग्रुप जिस ग्रुप की आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं वो को ग्रुप है। बेटा मुझे तो इस चीज़ का मालूम नहीं। उस पे मैं ना आपको भेजता था ये लिंक क्लास का, अच्छा ठीक तो हो उस गया। पे ना मुझे वो किया हुआ है, अब आपने रिमूव। कोई बात नहीं, शायद आपकी छुट्टियों में आप आपस में कोई बातचीत, जाहिर बात है टीचर से बंदा हेसिटेट करता है, तो आपस में बातचीत में भी करने के लिए आपने रिमूव किया हो या ग्रुप आपने बंद कर दिया, आई डोंट नो। तो फिर यार मैंने बताओ लिंक भेजा है सीआर साहब को कि यार ये जी। आप ना क्लास में भेज दें। मुझे ये बात हरगिज नहीं है कि मुझे उसी ग्रुप का हिस्सा बनाएं बेटा। स्टूडेंट की आपस में क्लास फेलोज की सो बातचीत होती है, तो जी जी सही कह तो रहे हैं आप। टीचर्स की मौजूदगी में फिर आप वैसे कंफर्टेबल फील नहीं करते, ये मुझे मालूम है। वो जाहिर बात है, ये एक सोशल ग्रुप है, ये कौन सा एक ऑफिशियल ग्रुप होता है। तो बेटा अगर कोई है तो मुझे ऐड कर दे, नहीं तो मैं फिर क्लास का लिंक सीआर साहब को भेज दिया करूंगा, तो वो नेक्स्ट आपको फॉरवर्ड कर देंगे जैसे आपको अप्रोप्रिएट लगे। मेरी बेटा इसमें कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, ओके? नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बस वैसे ही पूछा कि अगर को ग्रुप है तो फिर जी बेटा। मैंने कहा सर अगर को ग्रुप है तो शायद इसलिए आप बाहर है ग्रुप से। यार हमारे पास भी वो कोई बात नहीं बेटा। बेटा हम भी आपकी ही जिंदगी, आपकी ही उम्र से यहाँ तक आए हैं, ये भाई सारी जाने भी बातें दे। आप ना भी बताएं तो मुझे पता होता है, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, इस चीज को माइंड नहीं करते, उन्होंने अगर बात कर ली है तो नो वरीज एट ऑल, टेक इट पॉजिटिव। नहीं नहीं और सर वो जो मैं बात खुद भी नहीं हूँ उस ग्रुप में। ये बस वैसे ही मैंने पूछा है। ये मैं खुद भी नहीं हूँ उसमें। चलें जी यूसुफ साहब, कोई बात नहीं, आप और मैं एक जैसे, ठीक है? ये ठीक हो गया। चलें ठीक है। अच्छा जी बेटा, लास्ट लेक्चर हमारा बिफोर समर सॉरी विंटर रिसेस हुआ था। आई एम वेरी होपफुल यू आर एंजॉयिंग दिस वो विंटर एक सीजन। तो बेटा लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 1 का एक हमने क्विज कर लिया था। हम एक असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपने बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग के सब्जेक्ट में इफेक्टिव राइटिंग। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके आपको राइटिंग की मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं, जो राइटिंग स्किल्स विद ऑफ कंप्यूटर हम खुद में डेवलप कर सकते हैं, मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा। आपको मालूम है हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस करता है राइटिंग पे, बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग।
राइटिंग की इम्पोर्टेंस अगर आप बेटा देखें तो जो राइटिंग है इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है आपकी इस एकेडमिक लाइफ में भी कि आपके हर सब्जेक्ट की 75% जो वेटेज है वो राइटिंग से, आपकी जो असेसमेंट है वो राइटिंग से होती है। मिसाल के तौर पे आप 40 नंबर का मिड टर्म फाइनल टर्म देते हैं, 35 नंबर का मिड टर्म देते हैं, तो 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग पे डिपेंड करते हैं। एंड फर्दर इसी को बिजनेस में भी इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के 75 मार्क्स आपकी जस्ट राइटिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। हाउ यू राइट, आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अब बेटा अगर मैं आपको ये बात कहूं, अगर आप अपने पेपर में भी लिखते हुए 7 C's अप्लाई करें, यानी कि एक क्वेश्चन कंप्लीट करें, करेक्ट करें, कंक्रीट करें, कंप्रीहेंसिव लिखें, कंसिडरेशन के साथ, कर्टिसी के साथ, तो आप देखें आपकी राइटिंग कितनी इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव राइटिंग ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले I am very much hopeful that you know very well the 7 C's letters, okay, that are correctness, completeness, courtesy. उन लेटर्स का आपको अच्छे से आइडिया है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ओके, और आई थिंक सो कि मेरी अजम्पशन ठीक है। फर्दर बेटा आपको मालूम है कि क्लास की जो अटेंडेंस है हम जूम की चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर और मैसेज नाम जो है वो मैसेज कर देते हैं। तो काइंडली जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है दे आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर रोल नंबर एंड नेम इन चैट बॉक्स। अब हमारा ये जो चैप्टर है इफेक्टिव राइटिंग, इसमें बेटा जो लर्निंग आउटकम है, द फर्स्ट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का पर्पस हम डिस्कस करेंगे। हर राइटिंग जो है वो सेम पर्पस नहीं होता, okay, there are maybe several purposes of writing. जी बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि राइटिंग के मुख्तलिफ पर्पसेस हो सकते हैं। यार कासम जरा ना फराज साहब दा जड़ा है ना तो राइटिंग के बेटा मुख्तलिफ पर्पसेस हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि राइटिंग के कौन से पर्पसेस होते हैं। इसके बाद द ऑडियंस ऑफ राइटिंग, हमारी जो राइटिंग है उसकी ऑडियंस की बेटा अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम इज व्हाई एम आई राइटिंग। We will focus on this question. The question is asking, we will ask the question by all that this chapter we will discuss steps of the writing process. The first thing, the purpose of writing. There are various reasons behind writing. राइटिंग के पीछे बेटा बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उन वेरियस रीजंस में शामिल है द नंबर वन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इन सम केसेस वी राइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आवर ऑडियंस। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर की को यूज़ करने की फाइल या उसका ट्यूटोरियल आप बनाते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में, ओके, तो तब उस राइटिंग का पर्पस क्या है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ओके। इन सम अदर केसेस वी राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में क्लाइंट के साथ उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करके आप उसको सॉफ्टवेयर बना के
नहीं है, तो बाज़ औक़ात आपको उस क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप उसको इन राइटिंग रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो ये जो आप राइटिंग बिजनेस लेटर भेज रहे हैं, तो उसका जो पर्पस है वो क्या है? यू आर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ओके। इसके अलावा टू इंस्ट्रक्ट हमारी बिजनेस सेटिंग्स में जैसे कि आपका जो मेन इंडस्ट्री है दैट इज आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर हाउस में बाज़ औक़ात जो है कुछ इंस्ट्रक्शन से सर्कुलेट की जाती हैं। तो राइटिंग का पर्पस ये भी हो सकता है कि इन राइटिंग यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट समवन, ओके। द राइटिंग पर्पस मे बी टू इंक्वायर, for example, if there is any incident in any city of the Punjab, the chief minister request to inquire into the matter, के मैटर को इंक्वायर किया जाए, और आफ्टर इंक्वायरी द इंक्वायरी रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड टू द चीफ मिनिस्टर। तो बाज़ औक़ात राइटिंग का जो पर्पस है वो क्या होता है? टू इंक्वायर समथिंग। In some cases, the purpose of writing may be to respond. आपसे कुछ रिक्वेस्ट की गई है, आपसे कुछ पूछा गया है, तो इन राइटिंग आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट पर्पस इज टू परसुएड। परसुएड बेटा कहते हैं कन्विंस करने को। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, वो एक नया कोई लीज, गाड़ियों की लीज का एक नया पैकेज शुरू करता है, एक नई स्कीम शुरू करता है, तो वो अपने ब्रोशर्स भेजता है पब्लिक में। जस्ट द पर्पस इज टू कन्विंस द पब्लिक टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। इन सम केसेस द पर्पस ऑफ राइटिंग मे बी टू परसुएड, and the purpose of writing may be to negotiate and many others. Negotiate, for example, हम पंजाब यूनिवर्सिटी HEC को कोई लेटर लिखते हैं कि एक नया कैंपस ओपन करना चाहते हैं हम, तो हमें इसकी फॉर्मल परमिशन दी जाए। HEC उस लेटर के रिस्पांस में हमें भेजता है कि आप उस कैंपस में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी उस लेटर के रिस्पांस में वंस अगेन प्रोग्राम्स की लिस्ट भेजता है। तो ये जो बार बार लेटर आ रहा है, रिप्लाई सबमिट हो रहा है, तो एक नेगोशिएशन की चल रही है। तो बात जो राइटिंग है उसका पर्पस होता है कि द नेगोशिएशन, द गिव एंड टेक इन समथिंग, ओके। तो देयर मे बी these purposes in your business writing, okay। मिसाल के तौर पे बेटा आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी होती है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। दैट इज 40% पार्ट, और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि ये 60% पार्ट है जो प्रोजेक्ट है उसका, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का 60% पार्ट है इसकी डॉक्यूमेंटेशन का। तो उसमें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर सॉफ्टवेयर, ओके। तो मुकम्मल जो राइटिंग का जो पर्पस है वो क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो राइटिंग का ये जो बड़े कंप्रीहेंसिव से जो पर्पसेस हैं, ज़्यादातर यही होते हैं कि हम लिख रहे होते हैं बाज़ औक़ात अपने ऑडियंस को इंफॉर्मेशन करने के लिए, बाज़ औक़ात अपने किसी बिजनेस पार्टनर से या किसी अपने कोलीग से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बिजनेस राइटिंग होती हैं टू इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉइज, ओके। तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ द राइटिंग। when you write something, the purpose must be very clear in our mind, okay। हमारे माइंड में जो राइटिंग का पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में राइटिंग का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, देन यू कैन राइट इफेक्टिवली। इफेक्टिव बेटा कहते हैं सक्सेसफुल राइटिंग को, ऐसी राइटिंग जो कंप्लीट हो, जिससे पर्पस क्लियर हो जाए, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारा मैसेज बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले, जिसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो, तो ऐसी राइटिंग को बेटा हम बोलते हैं इफेक्टिव राइटिंग। गलती कौन सी ना हो? स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो, कोई फैक्ट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें कोई मिस्टेक ना हो, ओके।
तो ऐसी राइटिंग को बेटा बोलते हैं इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के लिए जो सबसे फर्स्ट अप्रोच, the purpose of writing must be clear to someone who is going to write a letter, a report, a memo, the minutes of the meeting. The purpose of writing must be clear. Okay. The second approach, the audience of writing. We must focus our audience. The audience of the written communication can be within or outside the organization. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑफिस में एक कोई सर्कुलर इशू कर रहे हैं, सर्कुलर बेटा कहते हैं एक ऐसे पेपर को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करता है, दैट में बी एन इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऐसी राइटिंग जो है वो विद इन द ऑफिस है। ओके, अगर हम एक लेटर कस्टमर को लिखते हैं तो सच टाइप ऑफ ऑडियंस इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इफेक्टिव राइटिंग के लिए वी मस्ट हैव फुल अवेयरनेस अबाउट आवर ऑडियंस व्हाइल राइटिंग। फॉर इफेक्टिव राइटिंग वी मस्ट बी फुली अवेयर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर ऑडियंस। ऑडियंस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें फुल अवेयरनेस होना चाहिए? डेफिनेटली उसके एजुकेशनल लेवल से। ओके, उसका एजुकेशन लेवल क्या है? यही वजह है, फर्ज करें एक बैंक अपना एटीएम कार्ड इशू करता है तो उसको चाहिए इंस्ट्रक्शंस उर्दू में भी दे, क्योंकि बैंक के ऐसे क्लाइंट भी हैं कि जो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बैंक को चाहिए कि ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट मस्ट आल्सो बी इन मदर लैंग्वेज। ओके, इन द यू कैन से इन नेशनल लैंग्वेज आल्सो। तो इसी तरह बेटा मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रजिस्टर इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में रजिस्टर से क्या मुराद है? जी बेटा, कोई बता सकता है कि रजिस्टर से क्या मुराद है कंप्यूटर साइंस में? अभी नहीं पढ़ाया वो। अच्छा, जीयूआई से क्या मुराद है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखें, अब एफएससी के स्टूडेंट को यूजर इंटरफेस, जो एफएससी का एक स्टूडेंट है या जो एफए का स्टूडेंट है उससे मैं पूछूं व्हाट इज जीयूआई, तो क्या वो बता सकता है? क्या ख्याल है? एफएससी का शायद नाम बता सके ना, क्योंकि ये एक कॉमन आईसीएस में है ना, एफएससी की बात हम करें, क्योंकि ये कॉमन टर्म नहीं है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म है। ओके, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस की, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं या रिपोर्ट लिख रहे हैं, हमें जो हमारा ऑडियंस, बेसिकली ऑडियंस इज आवर यू कैन से फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे मैसेज से मीनिंग लेगी, हमारे मैसेज को डीकोड करेगी। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा है डीकोडिंग होती है कि हमने जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो वर्ड्स रीड करके हमारी जो ऑडियंस होती है वो उस वर्ड से मीनिंग लेती है, हमारा जो रिसीवर है उन वर्ड से मीनिंग ड्रॉ करता है। तो अगर हमने ऐसी आईटी की टर्म्स उसमें लिख दी हैं कि कॉमनली लोगों को नहीं पता, तो बेटा उनके लिए डिफिकल्टी होगी। तो व्हाइल यू आर राइटिंग यू मस्ट फोकस योर ऑडियंस। हाँ, अगर एक प्रोग्रामर जो है वो लेटर लिख रहा है या रिपोर्ट सबमिट करवा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो फिर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स यूज करें और मस्ट यूज करें। और अगर एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो एक लेटर लिख रहा है अपने सॉफ्टवेयर के क्लाइंट को जो कि एक बिजनेसमैन है, तो क्या उसको टेक्निकल टर्म्स यूज करनी चाहिए? यस सर, जरूर करना। तो क्लाइंट तो बेटा समझ ही नहीं सकेगा टेक्निकल टर्म्स को, वो तो आईटी जानता ही नहीं है। तो सर क्लाइंट को नहीं, जो अगर हम फर्ज करने, अगर हम
किसी प्रोग्रामर को या अपनी फील्ड के रिलेटेड पर्सन को तो फिर तो मस्ट करनी चाहिए ना। जब हम अपनी फील्ड में बात कर रहे हैं तो हमें मस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये मेरी जो रिपोर्ट है या ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हर टर्म का अच्छे तरीके से नॉलेज है। तो क्या जनरल पब्लिक को, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, हमारा क्लाइंट वो एक बिजनेसमैन है, उसको आईटी की टर्म्स आती होंगी? नो सर। तो इस केस में हमें आईटी की टर्म्स नहीं बल्कि हमें कॉमन एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो व्हाइल यू आर राइटिंग यू मस्ट फोकस योर ऑडियंस। तो बेटा मैंने आपको इफेक्टिव राइटिंग के लिए 2 अप्रोचेस बताई हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज द पर्पस मस्ट बी क्लियर। The second approach is we must aware about our audience. We must have full awareness about our audience. Okay. So Okay, these are the very important approaches. जी बेटा। सर नमाज के लिए ब्रेक दे दे। बेटा आप बाजमात पढ़ना चाहते हैं? जी सर। चलें। आज हमारी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई ये लिंक की वजह से, तो मैं इन फ्यूचर सीआर साहब आपको लिंक भेजा करूंगा, आप क्लास में भेज देना। आज हम क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम 4:45 तक जरूर स्टार्ट कर लेंगे। ओके बेटा। तो अभी 25 मिनट हो गए, 5 बज के, तो 40 मिनट में हमारा एक अच्छा मीटिंग सेशन हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। बेटा ये स्लाइड्स मैं सीआर साहब को भेज रहा हूँ। सीआर साहब ये स्लाइड्स आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप इन स्लाइड्स को एक दफा रीड कर लीजिएगा बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर। अल्लाह हाफिज।